डोंट प्ले, टेक एक्शन। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आओ। अक्षित पूरी ताकत से तैयार लग रहा था। उसने नीरज के शरीर पर मुक्का मारा अपनी ताकत से। यह नीरज को गुदगुदाने जैसा था। नीरज ने उसकी ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लगता है तुमने अपना खाना मिस कर दिया है। अक्षित अचंभित रह गया और उसने एक वाक्य जबरन निकाला, अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। नीरज की आंखें सिकुड़ गईं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें खुश करूंगा। किनारे पर खड़े आदित्य का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। अमन की ओर देखते हुए उसने कहा, मुझे वास्तव में यह कपल पसंद नहीं है। अमन ने सिर हिलाया। उसने अपनी मुट्ठियां घुमाई और कहा, आई अंडरस्टैंड। अमन तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही नीरज की मुट्ठी अक्षित पर पड़ने वाली थी, अमन ने उसे धीरे से एक तरफ धकेल दिया, जिससे मुट्ठी 5 सेंटीमीटर दूर रह गई। बड़ा पंच अक्षित के चेहरे के पास से गुजरा। मुट्ठी से उत्पन्न हवा से अक्षित का पसीना बह गया। नीरज ने अपनी भौं सिकोड़ी, अमन की ओर मुड़ा और गुस्से से पूछा, तुम क्या चाहते हो? अमन ने अपनी मुट्ठी बनाई और रिस्ट रगड़ी और व्यंग्य किया, हमारे मिस्टर कपूर ने कहा कि वह तुम्हें पसंद नहीं करते। नीरज आश्चर्यचकित हुआ, फिर जोर से हंसा, मुझे पसंद नहीं करते? मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं। अगर तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो तो बस तब तक प्रतीक्षा करो जब तक मैं इस बदमाश के साथ काम खत्म नहीं कर लेता और तुम अगले हो। अमन ने ठहाका लगाया और कहा, अगर तुम्हें कोई परवाह नहीं तो क्या तुम्हारी गंदी शक्ल और स्टिंकी बॉडी को हम जबरदस्ती झेले? सॉरी, मैं इंतजार नहीं कर सकता। इसके साथ ही अमन ने अक्षित को अपने पीछे धकेल दिया। अक्षित का चेहरा और भी पीला पड़ गया। उसने जल्दी से आदित्य की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। आदित्य, यह बात मेरी है, यह मामला मेरी वजह से शुरू हुआ। मैं अपने कारण अपने दोस्त को चोट नहीं पहुंचा सकता। डोंट वरी, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। अमन के लिए उसके साथ निपटना चींटी पर पैर रखने से अलग नहीं है, आदित्य ने कहा। अक्षित आदित्य की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकता था। नीरज का शरीर एक छोटी पहाड़ी जैसा था। दूसरी ओर अमन इतना पतला और कमजोर था मानो उसे हवा उड़ा ले जाए। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। अक्षित अपनी वजह से किसी और को खतरे में डालने वालों में से नहीं था। वह नीरज पर चिल्लाया, बकवास नीरज घटिया, अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ। नीरज ने ठंडी सांस ली। टेबल पर बोतल को देखकर उनका मजाक उड़ाया, आखिर इन पिद्दियों ने ऐसी भी कौन सी ड्रिंक ले लो जो हिम्मत उछाल उछाल कर इनको मेरे सामने नचा रही है। फिर उनकी देखा और कहा, तुम दोनों मरने के लिए इतने उत्सुक हो? यह बदमाश मेरा अपमान कर रहा है तो मैंने पहले इसकी हड्डियां कुचलने का फैसला किया है। भाड़ में जाओ नीरज कुत्ते, अगर हिम्मत है तो मेरे पास आओ कमीने। अक्षित ने जोर से गाली दी। नीरज का चेहरा ठंडा हो गया और उसका धैर्य धीरे धीरे कम होता गया। ठीक है, मैं तुम्हारा कचूमर बनाता हूं, कहते हुए नीरज ने पूरी ताकत के साथ उस पर अपनी मुट्ठी घुमानी शुरू कर दी। अक्षित ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिखा, जैसे कि वह भाग्य के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा हो। हालांकि कई सेकंड बीत गए और नीरज की मुट्ठी अभी भी अक्षित के शरीर पर नहीं लगी। अक्षित ने अपनी भौहें सिकोड़ी और उलझन में अपनी आंखें खोलीं। उसने अमन को नीरज की मुट्ठी पर मजबूत पकड़ के साथ देखा, तुम्हारी शक्ल मेरे दोस्त को पसंद नहीं है तो तुम मेरा शिकार हो, अमन ने ठंडे स्वर में कहा। नीरज ने दांत पीसते हुए पूरी ताकत से स्ट्रगल किया, लेकिन अमन के हाथों की पकड़ से छूट नहीं पाया। इससे नीरज को घबराहट और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। वह लगभग दहाड़ते हुए बोला, तुम मौत को बुला रहे हो। यह कहने के बाद उसने अपना दूसरा हाथ मुट्ठी में बांध लिया और अमन की ओर जोर से मारा। दुर्भाग्य से अमन ने उसकी दूसरी मुट्ठी भी आसानी से पकड़ ली। बस इतना ही। अमन के चेहरे पर मजाक का भाव था। आसपास के लोग अचंभित थे, क्या इस दुबले पतले आदमी में वाकई इतनी ताकत हो सकती है? को नीरज की मुट्ठियों को आसानी से पकड़ सकता है? अमन, यह बच्चा खेलने के लिए सही नहीं, आदित्य कपूर ने उस पल भौहें सिकोड़ते हुए कहा। तो फिर मैं और नहीं खेलूंगा, काम तमाम करूंगा। अमन ने सिर हिलाया। जैसे ही उसके शब्द निकले वह हवा में उछला और नीरज के सिर पर जोरदार लात मारी। उस लात के साथ अमन एक और चला गया। नीरज का विशाल आकार एक सेकंड से भी कम समय के लिए स्थिर रहा और फिर एक छोटी पहाड़ी की तरह जमीन पर गिर गया। जोरदार धमाके ने अनगिनत दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग के सुरक्षा गार्ड जल्दी से दौड़े। नीरज बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ अक्षित ने गहरी सांस ली। निशा ने 2 कदम पीछे हटते हुए अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए। उसको स्थिति पर यकीन नहीं हो पा रहा था। अमन, चीज क्या है जिसके एक किक ने नीरज को बेहोश कर दिया था? सिमर अपने मन में सोच रही थी। उसकी आंखें तो बाहर आकर लटकने को तैयार थीं। केवल आदित्य ही अमन की किक के पीछे की असली ताकत को देख पा रहा था। आसपास मौजूद लोग जो कुछ सेकंड्स पहले रिंग में देख रहे, अब सब आदित्य के टेबल के आसपास मौजूद लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एलियन हो। एपिसोड 87, परेशानी का टोकरा।
नीरज बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अक्षित ने गहरी सांस ली। निशा ने 2 कदम पीछे हटते हुए अपने मुंह पर दोनों हाथ रख लिए। उसको स्थिति पर यकीन नहीं हो पा रहा था। अमन चीज क्या है जिसके एक किक ने नीरज को बेहोश कर दिया था? सिमर अपने मन में सोच रही थी। उसकी आंखें तो बाहर आकर लटकने को तैयार थीं। केवल आदित्य ही अमन की किक के पीछे की असली ताकत को देख पा रहा था। आसपास मौजूद लोग जो कुछ सेकंड्स पहले रिंग में देख रहे, अब सब आदित्य के टेबल के आसपास मौजूद लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई एलियन हो। निशा तेजी से अक्षित के सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से से उसे इशारा करते हुए गाली देते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी को पीट कर चले जाओगे? इन योर ड्रीम्स। अक्षित का चेहरा लाल हो गया। उसने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की और कहा, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता, इसलिए मुझसे दूर रहना ही दोनों के लिए बेहतर है। कौन तुमसे उलझना चाहता है? निशा ने अपनी बाहें मोड़ लीं और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं तुम्हें बताती हूँ यहाँ क्या होगा। तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा है तो आज यहाँ से कोई नहीं जा रहा है। निशा काफी आत्मसंतुष्ट लग रही थी। जैसा कि निशा ने कहा था, 7 या 8 हट्टे-कट्टे आदमी बहुत दूर से उनकी ओर बढ़े। ये हट्टे-कट्टे आदमी अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग के सभी फाइटर थे, जिनमें से हर एक में प्रभावशाली लड़ाई की क्षमता थी। अक्षित ने अपने दांत भींचे और गुस्से से निशा की ओर इशारा करते हुए गाली देते हुए कहा, तुम बेशर्म औरत हो, बेवजह मुझसे भी झगड़ा कर रही हो। इडियट, मुझसे बकवास मत करो। निशा ने गुस्से में कहा, तुमने जो किया उसकी सजा तो तुम हे मिलेगी ही मिलेगी। अक्षित ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा। एक पल के लिए थोड़ा पराया सा महसूस किया। आखिर इस औरत से वह कभी प्यार करता था, आज बिना वजह उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। निशा। अक्षित ने गहरी सांस ली। अपने स्वर में कुछ विनती करते हुए उसने कहा, जितना समय हमने साथ बिताया उसकी खातिर क्या तुम मेरे दोस्तों को पहले जाने दोगी? तुम्हारे दोस्तों को जाने दूं? निशा ने व्यंग्य किया। ओके, फिर घुटने टेक कर मुझसे विनती करो, शायद मैं दया करके तुम्हारे दोस्तों को जाने दूं। निशा ने अपनी स्कर्ट को सही किया। उसका स्वर कुछ चंचल था। अक्षित हैरान रह गया। उसने निशा को गौर से देखा। काश वह उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ मार पाता, लेकिन अंत में अक्षित ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं घुटने टेकने को तैयार हूं। यह कहने के बाद अक्षित ने दोनों घुटने मोड़े और जमीन पर घुटने टेकने वाला था। उस समय एक हाथ ने उसकी बाह पकड़ ली। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि आदित्य उसे घूर रहा था, अपना सिर हिला रहा था। तुम जितने कमजोर होगे उतना ही ज्यादा तुम पर अत्याचार होगा। तुम्हारी विनती दूसरों की नजरों में मजाक बन जाएगी, आदित्य ने गंभीरता से कहा। अक्षित ने आदित्य की तरफ देखा। एक पल के लिए बहुत भावुक हो गया। तुम खुद को क्या समझते हो? यह तुम्हारा कोई मैटर नहीं है, निशा ने गुस्से से कहा। आदित्य ने अपने आसपास अपनी इंटरनल पावर से एनर्जी अट्रैक्ट की और सिमर की और उड़ा दी। सिमर को आंखों में एक पल में चमक आई। उसने आगे होकर निशा के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ की वजह से निशा 3 से 60 डिग्री घूम गई और आखिर में वह फर्श पर गिर गई। सिमर ने अपने हाथ को देखा। उसे समझ नहीं आया कि उसको अभी अभी क्या हुआ था। वह अक्सर उलझने की बजाय मैटर को छोड़ देने को पहल देती है, उसमें इतनी पावर भी नहीं थी। फिर भी निशा का चेहरा सूज गया। आदित्य धीरे से मुस्कुराया। आसपास के मुक्केबाज तुरंत आदित्य की ओर बढ़े, उसे बीच में घेर लिया और ठंडे अंदाज में कहा, बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम वाकई इस जगह से जाना नहीं चाहते। अमन जल्दी से आगे आया। आदित्य, मैं तुम्हारे लिए उनसे निपट लूंगा। कौन है जिसने इतनी परेशानी खड़ी की? उसी समय भीड़ से अचानक एक आवाज आई। पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक काली शर्ट पहने आदमी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा है। वह आदमी जो नॉर्मल से काफी लंबा था और पतला लग रहा था, लेकिन बहुत स्थिर चाल चल रहा था। स्पष्ट रूप से एक लीडर लग रहा था। उसके सामने आते ही हलचल मच गई। मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ? मुक्केबाजों ने उसे सम्मानपूर्वक देखा और आदित्य से अलग हो गए। वह सीधे अमन के पास गया और उदासीनता से बोला, लगता है कि तुम लड़ने में बहुत अच्छे हो, है ना? अमन ने आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, आखिरकार एक इनर स्ट्रेंथ एक्सपर्ट हूँ। यह अफसोस की बात है कि तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ, जिसका जिक्र करने लायक नहीं भी है, हूँ। तुम इनर स्ट्रेंथ के बारे में जानते हो? मी मल्होत्रा ने कुछ आश्चर्य से कहा। अमन ने उसे बिल्कुल अनदेखा किया और आदित्य के कान में फुसफुसाया, उसकी इनर स्ट्रेंथ मुझसे 5 लेवल पीछे है, मैं उसे आसानी से संभाल सकता हूं। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, तो जल्दी करो और अब और समय बर्बाद मत करो। हाँ बिल्कुल, कहते हुए अमन ने सिर हिलाया। उसी पल निशा अचानक दौड़कर आई। तभी अचानक निशा दौड़कर आई और मिस्टर मल्होत्रा के पास खड़ी होती हुई बोली, यही हैं वो लोग जिन्होंने नीरज को मारा, उसे बेहोश कर दिया। इस लड़की ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। निशा ने अपनी सूजी हुई गाल दिखाई और आगे बोली, इन्हें छोड़ना मत, सजा दीजिए इन्हें। मिस्टर मल्होत्रा ने गौर से निशा को देखा, जो बहुत परेशान लग रही थी। वह निशा को देखते ही खींच सा गया और बोला, तुम मुसीबत के बिना क्या ला सकती हो? परेशानी का टोकरा, बेकार औरत। एपिसोड 88 हो गया काम।
तभी अचानक निशा दौड़कर आई और मिस्टर मल्होत्रा के पास खड़ी होती हुई बोली, यही हैं वो लोग जिन्होंने नीरज को मारा, उसे बेहोश कर दिया। इस लड़की ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा। निशा ने अपनी सूजी हुई गाल दिखाई और आगे बोली, इन्हें छोड़ना मत, सजा दीजिए इन्हें। मिस्टर मल्होत्रा ने गौर से निशा को देखा जो बहुत परेशान लग रही थी। वह निशा को देखते ही खींच सा गया और बोला, तुम मुसीबत के बिना क्या ला सकती हो, परेशानी का टोकरा बेकार औरत। निशा शर्मिंदा महसूस करते हुए सिर झुकाकर खड़ी हो गई। इसकी उसने कल्पना भी नहीं को थी। मिस्टर मल्होत्रा आगे बोले, नीरज के इलाज और देख रेख का खर्च तुम संभालोगी। निशा इस बात पर सहमत होने को तैयार नहीं थी पर मनाह करने की हिम्मत नहीं कर पाई। ओके मिस्टर मल्होत्रा, मैं समझ गई कहते हुए वह साइड हट गई पर उसको अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। इसके बाद मिस्टर मल्होत्रा आगे बढ़े तो अमन ने उसका रास्ता रोक लिया। चलिए लड़ाई करते हैं, आदित्य को टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। मिस्टर मल्होत्रा ने अमन को देखा और ठंडे स्वर में बोला, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगा, तुम एक अनुयायी हो। कहते हुए वह आदित्य की तरफ बढ़ा, तो तुम हो जिसके इशारे पर नीरज पर हमला हुआ। उसने आदित्य को ठंडी निगाहों से घूरा, क्या मुझे तुम्हारी भी बकवास सुननी पड़ेगी? आदित्य ने बोरियत से कहा, हाँ यही है जिसने उसे उकसाया था नीरज को मारने के लिए। निशा चिल्लाए बिना नहीं रह पाई, क्योंकि यह तुम्हारे इशारे पर हुआ तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। अगर मैं अपनी जगह सही हूं तो हम रिंग में बात सुलझा सकते हैं, क्या तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? आदित्य ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मिस्टर मल्होत्रा को लगा आदित्य डर रहा है। वह कॉन्फिडेंस के साथ बोला, डर रहे हो क्या? आदित्य ने उसकी बात को इग्नोर किया और एंटरटेन होते हुए बोला, क्या तुम सच में मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? तो क्या मैं तुम्हें मजाक के मूड में लगता हूं? चलो रिंग में। इतना बोलकर वह रिंग की तरफ जाने लगा। रंग में जाने को समय लग जाएगा, तब तक तो बात भी खत्म हो जानी चाहिए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा लगता है, तुम सेल्फ कॉन्शियस हो, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, यही बात निपटा लेते हैं। कहते मिस्टर मल्होत्रा ने अपनी मुट्ठियां रगड़कर बनाई और आदित्य की तरफ भागते हुए चिल्लाया, आज मैं पटाखक। जैसे ही वह आदित्य के करीब पहुंचा तो आदित्य ने एक जोरदार थप्पड़ उसे मार दिया। थप्पड़ से वह सुन्न हुआ और उसका शरीर उड़कर रिंग में धड़ाम से जा गिरा और वह बेहोश हो गया। चारों और माहौल एकदम शांत हो गया। लोगों की सिर्फ सांसों की आवाज गूंज रही थी। एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि कुछ हुआ है, या यूं कह लें लोगों को समझ ही नहीं आया यहाँ अभी अभी क्या हुआ है। मिस्टर मल्होत्रा को तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। वह रिंग में बेहोश पड़ा था। निशा का नदी में कूदने का मन हुआ, क्योंकि कायदे के मुताबिक यह मसला उसकी वजह से शुरू हुआ था। तो नीरज के साथ साथ मिस्टर मल्होत्रा का भी इलाज उसके खर्चे पर होना था। सभी मुक्केबाज भी दंग रह गए। उन्होंने भी आदित्य को सबक सिखाने की कोई पहल नहीं की। मिस्टर मल्होत्रा नंबर 1 फाइटर थे। जब उन्हें आदित्य के खिलाफ लड़ने का एक मौका तक नहीं मिला, आखिर उनके लीडर का यह हाल हुआ तो उनका क्या हो सकता था? उन्होंने तुरंत हल्के हल्के कदमों से आदित्य से दूरी बना ली। चलो अब चलते हैं। आदित्य का स्वर इतना शांत था जैसे उसने बस तुच्छ सा काम किया हो। वह उठा और बाहर की तरफ जाने लगा। आज्ञाकारी बच्चों को तरह भीड़ ने उसे जाने का रास्ता दिया। वह सब शांति से अंडरग्राउंड रिंग से बाहर निकल आए। किसी ने भी उनका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की। आदित्य, तुम तो सबसे ऊपर हो, बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड। अक्षित ने हैरानी से पूछा, यह रिंग और फाइटर्स बस मनोरंजन के लिए है, इसलिए यहाँ के फाइटर्स का दम बस दिखावा है, असली ताकत ऐसी जगहों पर मौके की तलाश नहीं करती। आदित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। अब तक की हुई घटना से सभी का मूड अपसेट था। घूमने फिरने का उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया, बस तीतर बितर हो गए। आदित्य अपने रूम में आकर जल्दी सो गया और अपनी नींद पूरी की। सुबह होते हो अमन और आदित्य अपने घर वापस चल पड़े। सान्याल के ऑफिस में विवान सान्याल चेयर पर एक मूर्ति को तरह बिल्कुल शांत बैठा था। उसका एक हाथ फाइल पर था, दूसरी हाथ से आर्मरेस्ट पर एल्बो टिकाए उसके चेहरे को सहारा दे रहा। ऑफिस का दरवाजा 2 बार नॉक हुआ पर विवान को इसकी कुछ खबर नहीं थी। फिर दरवाजा खोलते हुए विराट ऑफिस में एंटर हुआ और बोला, पापा व्हाट? विवान ने हल्के से चेहरा उस और घुमाया पर उसके मुंह से कुछ नहीं निकला। ऐसी भी क्या बात है पापा, आप इतना खोए हुए क्यों हो? विराट उनके सामने चेयर पर बैठते हुए बोला। विवान ने एक गहरी सांस लेकर फाइल को बंद करके साइड रखा और पेन पर केप लगाते हुए बोला, हमारी इन्वेस्टर्स की चैन टूट गई। व्हाट? विराट चौंक गया, लेकिन पापा यह कैसे पॉसिबल है? लोग तो पागल हैं हुनर साथ काम करने के लिए। विराट ने हैरान होते हुए पूछा, पागल हैं? नहीं पागल थे, अब सब हीलिंग पिल के लिए पागल हैं जो मार्केट में धड़ाधड़ बिक रही है। विवान विराट की आंखों में देखते हुए बोला। विराट के तो जैसे होश उड़ गए। अब तक वह खुद सब कुछ हैंडल करता रहा था। उसके हॉस्पिटल जाने से पहले सब
कुछ सही था, सिर्फ एक हीलिंग पिल की वजह से ही उनका बिजनेस रोड पर आने की कगार पर आ गया। ऐसे हाथ पर हाथ रख नहीं बैठा जा सकता। पापा, वह हीलिंग पिल का कॉन्ट्रैक्ट हम खरीद लेते हैं। आखिर वो आदित्य इतना भी पैसों में पावरफुल नहीं। अच्छी रकम का लालच देकर उसको बहला लो। उसने साफ मना कर दिया। विवान ऐसे बात कर रहा था जैसे अब उसे अपने नेम फेम की कोई चिंता ही न हो। विराट का खून खोलने लगा। यह भी तो उसके मुंह पर तमाचा मारने जैसी बात ही थी, पर तमाचा तो वेज आदित्य के हाथ से भी खा चुका है। आपने लोन एग्रीमेंट साइन किया? विराट ने गुस्से से फूल चुकी सांसों को काबू करते हुए पूछा। विवान ने फिर से एक गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, वह लोन भी आदित्य को मिल चुका है। हम लॉस में हैं तो बैंक को यकीन नहीं हम चुकता कर पाएंगे उस आदित्य को तो। विराट गुस्से से चीख कर चेयर को घुमाकर फेंकते हुए खड़ा हुआ और विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। उसका एक हाथ उसके बालों में था। विवान ने उसके रिएक्शन पर कोई जवाब नहीं दिया। विराट मुड़ा और गुस्से में चिल्लाया, यह सब उस रूबी वालिया की सपोर्ट से ही हुआ है, वरना वो कचरा आदित्य क्या खाक बेच पाता। मुझे कोई रास्ता निकालना इस आदित्य को काबू में लाने का। कहते हुए विराट फेंकी हुई चेयर को लात मारकर कॉर्नर में फेंक कर खुद पटाख से दरवाजा बंद करते हुए चला गया। उसके जाते ही विवान की आंखों में चमक आ गई। वह अपनी चेयर से आगे को होते हुए दोनों हाथों को जोड़कर पंच बनाकर उस पर अपनी ठोड़ी को टिकाकर धीरे से बोला, ये सी इज राइट। एपिसोड 89, रूबी को किडनैप करो। विराट मुड़ा और गुस्से में चिल्लाया, यह सब उस रूबी वालिया की सपोर्ट से ही हुआ है, वरना वो कचरा आदित्य क्या खाक बेच पाता। मुझे कोई रास्ता निकालना इस आदित्य को काबू में लाने का। कहते हुए विराट फेंकी हुई चेयर को लात मारकर कॉर्नर में फेंक कर खुद पटाख से दरवाजा बंद करते हुए चला गया। उसके जाते ही विवान की आंखों में चमक आ गई। वह अपनी चेयर से आगे को होते हुए दोनों हाथों को जोड़कर पंच बनाकर उस पर अपनी ठोड़ी को टिकाकर धीरे से बोला, यस ही इज राइट। दूसरी तरफ आदित्य और अमन फ्लैट में पहुंच चुके थे और साफ सफाई करके दोपहर का खाना खाकर फ्री हो चुके थे। अमन जड़ी बूटियों को संभाल रहा था तो आदित्य ने रूबी का नंबर डायल किया और अपने बेडरूम में आ गया। पहली हो रिंग सुनने के बाद आदित्य के कानों में मिश्री जैसी आवाज घुल गई, आपको मेरी याद आ ही गई। आदित्य मुस्कुराया। रूबी भी अब एक टिपिकल गर्लफ्रेंड की तरह ताने देने लगी, लेकिन किसी को मेरी याद अभी तक भी नहीं आई थी। हम रूबी मुस्कुराई क्योंकि आदित्य ने भी रूबी वाली टोन पकड़ ली थी। मैंने तो हाल चाल पूछ लिया था, रूबी चंचलता से बोली, लेकिन स्वीट हार्ट मुझसे तो नहीं पूछा। अब मिस्टर पारेख मेरी बॉडी का हाल चाल बता सकते थे, यह थोड़ी बता सकते थे आपको को आदित्य के दिल का क्या हाल है। रूबी हंस पड़ी और बोली, अब वापस आ गए हो तो मेरे पास कब आ रहे हो मिलने? अभी 2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आदित्य ने झट से जवाब दिया, क्यों नहीं डॉट जान, अगर मैं तुमसे मिलने पहले आ गया तो हम फिर से वो करने लगेंगे, है ना? आदित्य ने कोल्ड वॉइस में धीरे से कहा। भले वह कॉल पर था पर रूबी को लगा आदित्य के बोल सीधे उसके पेट में उतर गए। उसको अपने अंदर अजीब सी कंपन महसूस हुई। तेज होने को तैयार सांसों पर काबू रखते हुए बोली, तो क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं, वो आपके लिए सही नहीं स्वीट हार्ट, इसलिए 2 दिन बाद बस एक बार तुम स्ट्रांग हो जाओ, फिर तुम मना भी करोगी तो भी मैं सुनूंगा नहीं। पूरी रात। अच्छा जी, देखते हैं आप कितना खरा उतरते हैं अपने बालों पर। रूबी ने जानबूझकर आदित्य की बात काट दी क्योंकि उसके साथ ऐसी बातें करके उसके अंदर की काम वासना जागने लगी थी। तो क्या कर रही थी मेरी जान? आदित्य ने बातचीत का मुद्दा चेंज कर दिया। ऑफिस में काम कर रही थी, प्रेजेंटेशन देख रही थी। ओके स्वीट हार्ट, अभी प्रेजेंटेशन में आईज को यूज करके हटी हो तो तुरंत सो जाओ 2 घंटे के लिए। कहीं ऐसा न हो जो एनर्जी अट्रैक्ट की है वह आंखों के रास्ते बह जाए। याद रखना 2 दिन बाद तुम थकनी नहीं चाहिए। आदित्य धीरे से बोला। रूबी के पेट में तितलियां उड़ी। वह समझ गई आदित्य उसको डिस्परेट कर रहा है। ओके जी, मैं ध्यान रखूंगी, अब रेस्ट कर लूं। हम बाय स्वीट हार्ट बाय कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद आदित्य जड़ी बूटियां देखने गया। अमन ने सबको अलग अलग कर रखा था। आदित्य बहुत खुश हुआ और इनके परफेक्ट कॉम्बिनेशन रेडी करने लगा। विराट के जाने के बाद विवान ने अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया और बोला, कुंदन कैसे हो तुम? आज क्या जरूरत पड़ गई जो अचानक याद किया? कुंदन ने जैसे सीधे मुद्दे को बात पर आने की कोशिश की तो विवान ने भी हथियार डाल दिए और थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, तुमने रूबी के साथ विराट के रिश्ते की बात बीच में छोड़ दी, उसको बात को बीच में काटते हुए कुंदन बोला, विवान रूबी कोई छोटा मोटा बिजनेस करने वाली या कोई हाउसवाइफ नहीं है जो अच्छा पैसा कमाने वाले लड़के से शादी कर लेगी। वह पैसे में खेल खेल कर पली बढ़ी है। वह दिमाग से फेम कमाने वाले लड़के से शादी करेगी। हमें इन बातों के बीच में आने का कोई मतलब नहीं रह जाता। विराट को समझाओ, उसे भी कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। विवान ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर रूबी की तरफ नहीं चल सकते तो चलो कोई बात नहीं, क्या तुम हमें एक स्टेप आदित्य की ओर चलने में मदद करोगे? कुंदन को कुछ समझ नहीं आया, क्या मतलब?
मतलब यह कि आदित्य रूबी के करीब है, इसलिए उसके साथ विराट की दुश्मनी हो गई। उसने विराट से ऐसा बदला लिया कि हमारे बिजनेस को रोड पर ला दिया। कुंदन चौंक गया। अकेले आदित्य ने सान्याल को रोड पर ला दिया? हाँ कुंदन, यही सच है। पता नहीं रूबी ने उसकी कोई मदद को है या नहीं, लेकिन हम उसका कुछ नहीं कर पाए। आहार वह हमारे खिलाफ कुछ न करे तो हम अपने लिए काम करते रह जाएंगे। विवान का मतलब था अगर उसके साथ आदित्य को दोस्ती हो जाए तो रूबी और आदित्य दोनों से उसको कोई डर नहीं होगा। विवान, आदित्य ये मुझसे भी नाराज हो गया था, फिर भी उसने मेरी जान बचाई थी। आज रात मैं उसके साथ डिनर अरेंज करता हूँ, साथ में तुम भी आना, लेकिन ध्यान रखना आपको शांत रहने की बहुत जरूरत है। विवान को लगा जैसे रेगिस्तान के प्यासे को पानी मिल गया हो। वह झट से बोला, डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगा। दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट की। दूसरी तरफ विराट सान्याल पहले ही घर से निकलकर बार की ओर जा चुका था। मिस्टर सान्याल, क्या हुआ? आप अपसेट लग रहे हैं? नमन खुराना ने दोस्ताना होते हुए पूछा। विराट चुप रहा, नमन को देखता रहा और अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में आया। नमन, क्या तुम बहुत अमीर बनना चाहते हो? क्या तुम हमारे सान्याल परिवार के साथ बिजनेस करना चाहते हो? विराट ने मुस्कुराते हुए पूछा। नमन खुराना चौंक गया और जल्दी से सिर हिलाया। मिस्टर सान्याल, मैं इसके बारे में सपने देखता हूँ, मुझे बस एक चांस की कमी है। विराट ने नमन के कंधे पर थपथपाया और कहा, अब तुम्हें चांस देने का समय आ गया है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे, मैं तुम्हें सान्याल परिवार के साथ काम करने का चांस दूंगा। सच में? मिस्टर विराट सान्याल, आपके लिए कुछ भी करना मेरे लिए प्राउड फील करने की बात है, नमन ने जल्दी से कहा। विराट की आंखों में एक शातिर चमक चमकी जब उसने नमन को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ लोगों को ढूंढो और रूबी वालिया को किडनैप करो। एपिसोड 90, नमन का ब्रेन वॉश। विराट ने नमन के कंधे पर थपथपाया और कहा, अब तुम्हें चांस देने का समय आ गया है। अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे, मैं तुम्हें सान्याल परिवार के साथ काम करने का चांस दूंगा। सच में? मिस्टर विराट सान्याल, आपके लिए कुछ भी करना मेरे लिए प्राउड फील करने की बात है, नमन ने जल्दी से कहा। विराट की आंखों में एक शातिर चमक चमकी जब उसने नमन को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ लोगों को ढूंढो और रूबी वालिया को किडनैप करो। यह सुनकर नमन खुराना का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया और वह अनजाने में कांप भी उठा। भाई विराट, ऐसा भी मजाक मत करो, मुझे अमीर बनना है, मुर्दा नहीं। वह वालिया परिवार की पोती है, अगर वह खुद किसी से नहीं उलझती तो उनसे उलझने वालों को वह छोड़ती भी नहीं। नमन ने डर से कांपते हुए कहा। विराट ने एक घूंट वाइन ली और ठंडे स्वर में कहा, तुम किस बात से डरते हो? हम उसे चोट नहीं पहुंचाने जा रहे हैं, बस उसे थोड़ा डरा देंगे। कुछ भरोसेमंद लोगों को ढूंढो, उसे 2 दिनों के लिए हिरासत में रखो और फिर उसे जाने दो। इसमें क्या गलत हो सकता है? इसके अलावा इस मामले के बारे में तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को नहीं पता। हम इसे बिना किसी को पता चले कर सकते हैं। वो आदित्य रूबी का दीवाना है। जब छोटी छोटी बात पर वह नमन आगे कुछ हिचकिचाया, फिर बोला, वह बैंड बजा देता है सबकी रूबी के लिए, तो कच्चा चबा लेगा हमें। आपकी बाह का हाल क्या किया था? उससे तो थप्पड़ खाना भी बहुत मुश्किल है। नमन का हाथ चेहरे पर चला गया। उसे याद आया कैसे आदित्य ने उसकी गाड़ी का दरवाजा तोड़कर उसे खींचकर थप्पड़ मारा था। विराट के होंठ मजाकिया मुस्कान के साथ एक साइड से ऊपर को मुड़ गए। नमन शर्मिंदा सा हो गया। शायद यह बात बताने लायक भी नहीं थी। लगता है बहुत टॉर्चर सहन कर रहे हो तुम आदित्य से और बदला भी नहीं ले पा रहे, विराट ने कहा और अपना ग्लास मुंह को लगा लिया। नमन कुछ अटक कर बोला, हाँ यही सही है, लेकिन उनको सबक सिखाना बहुत बड़ा जोखिम का काम है। कुछ बड़ा करना हो तो जोखिम उठाना पड़ता है। मिस्टर नमन खुराना, सोच लो, जिंदा ही मौका बार बार नहीं देगी। उसका तुम पर रौब भी खत्म हो जाएगा और बिजनेस में भी बड़ा करने का मौका मिलेगा। नमन गहरी सोच में डूब गया। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसका दिल तो कह रहा था यह सही है। अगर एक बार रूबी को किडनैप कर लिया तो वालिया का दबदबा काम होगा, साथ ही आदित्य भी बोलने लायक नहीं बचेगा। पर दिमाग के रहा था आदित्य ने किंजल को इसलिए आसानी से छोड़ दिया क्योंकि वह खुद उसे धोखा दे रही थी। रूबी तो इसकी इज्जत करती है, इसलिए वह रूबी को कुछ नहीं होने दे सकता। और फिर अब पता नहीं कैसे आदित्य की बॉडी बहुत स्ट्रांग है, उसने नमन को पीटा, विराट को पीटा, विवान से टक्कर ली नहीं। अभी इसके साथ पंगा मौत के पंगा लेने जैसा है। नमन को कुछ न बोलता देखकर विराट बोला, अगर तुम नहीं कर सकते तो ना बोल दो, मुझे तो कोई न कोई वॉलंटियर मिल ही जाएगा, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इतना बोलकर विराट ने चेहरा घुमा लिया और फिर कुछ नहीं कहा। नमन खुराना बिना कुछ बोले बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। काफी देर बाद नमन ने विराट की तरफ देखा और कहा, मुझे इस बारे में सोचने दो, मैं आपको कल अपना जवाब दूंगा। ओके, विराट ने सिर हिलाया। फिर वह हंसा और बोला, जिंदगी में बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते, बेहतर होगा कि तुम सोच समझकर काम करो, मैं समझता हूँ। नमन ने सिर हिलाया और फिर बार से चला गया। विराट के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान खेल गई। उसे पूरी तरह श्योर था नमन जरूर
सहमत होगा, क्योंकि नमन जैसा लालची व्यक्ति न नहीं कर सकता। इंसान की लालच सबसे बड़ी कमजोरी है, जिससे किसी का भी आसानी से फायदा लिया जा सकता है। विराट का आइडिया बिल्कुल सरल था, बस रूबी का अपहरण करने के लिए किसी को ढूंढो, उसे कहो कि इस काम का पैसा आदित्य कपूर देगा, और जब वालिया परिवार क्रोधित हो जाए तो वे आदित्य पर इसका गुस्सा निकालेंगे, वह खुद ही आदित्य को खत्म कर देंगे। भले ही किस्मत से आदित्य को रूबी की वजह से वालिया परिवार द्वारा माफ कर दिया जाए, पर वालिया परिवार रूबी को कभी ऐसी जगह नहीं रहने देगा यहाँ रूबी को किडनैप कर लिया हो। इससे उसे रूबी के साथ शादी करने का मौका भी मिल सकता है। आदित्य को खिलौना बनाकर उसके साथ खेला जाएगा। चलो, अगर आदित्य बच भी जाए, उस पर आरोप न भी आई तो भी सान्याल को कोई खतरा नहीं, सारा आरोप नमन खुराना पर आएगा। आई एम रियली स्मार्ट बॉय। विराट को खुद पर ही प्राउड फील हुआ। आदित्य और अमन अपने फ्लैट में फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, या यूं कह लिया जाए आदित्य अमन की फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा था। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। अमन ने दरवाजा खोला। एक फॉर्मल सूट पहने लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, उसके पीछे बहुत बड़ी गाड़ी भी खड़ी थी जो इस बात की ओर इशारा कर रही थी वह एक अच्छे स्टेटस वाला आदमी है। क्या मैं मिस्टर आदित्य कपूर से मिल सकता हूं? उस आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। जी मैं आदित्य कपूर, बोलिए। आदित्य आगे आते हुए बोला। मिस्टर कुंदन ओबेरॉय आपको कल डिनर पर इनवाइट करना चाहते हैं। उस आदमी ने एक कार्ड आदित्य की तरफ बढ़ाया। आदित्य ने उस कार्ड की तरफ देखा। उसके और कुंदन के बीच कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। जिस तरह कुंदन ने आदित्य की इंसल्ट की थी, उसी तरह आदित्य ने भी कुंदन को जवाब दिया था। ऐसे में उनका आदित्य को इनवाइट करना कुछ न कुछ अलग बात की ओर इशारा करता है। पर अगले ही पल आदित्य को याद आया, कुंदन ओबेरॉय वालिया फैमिली का करीबी भी है। अगर वह अपनी ओर से पहल कर रहा है तो रूबी को रिस्पेक्ट में इसे एक्सेप्ट करना होगा। शायद इसका कोई मतलब सान्याल फैमिली भी हो सकता है, आखिर उनके रिश्तेदार जो हैं। ओके, मैं आ जाऊंगा, थैंक्स कहते हुए आदित्य ने वो कार्ड लिया और वह आदमी चला गया। रात का समय किंजल और नमन एक साथ बेड पर थे, लेकिन आज नमन बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ संभोग नहीं कर पा रहा था। चरम सीमा तक पहुंचने से पहले ही उसके दिमाग में विचारों का तूफान आया और उसका मन प्रेजेंट फीलिंग से टूट गया। वह उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। नमन बेबी, व्हाट हैपेंड? किंजल उसके बिहेवियर से चौंक गई। नमन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कपड़े पहनकर विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया और विंडो ओपन कर दी। हवा का तेज झोंका अंदर आया, जो नमन को शांति देने को बजाय उसके अंदर और आग लगा गया। किंजल ने अपनी नाइटी की स्ट्रिप को कसा और नमन को पीछे से हक करते हुए बोली, क्या हुआ? आज एक बार भी नहीं किया। चलो हम कुछ दिन हिल स्टेशन आउटिंग पर चलते हैं। किंजल, मैं पहले ही कंफ्यूज हूँ, मुझे कुछ टाइम मेरे खुद के लिए चाहिए। तुम सो जाओ। नमन, तुम जानते हो तुमने आधा अधूरा जो काम छोड़ा है उसे पूरा किए बिना मुझे नींद नहीं आएगी। फिर भी बात बताओ, शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं। नमन जानता था किंजल का दिमाग बहुत छोटा है, वो उसे कोई आइडिया नहीं दे पाएगी, पर फिर भी वह उसे कुछ देर अकेला छोड़ दे, इसके लिए उसे कुछ बता देना सही होगा। विराट चाहता है रूबी का किडनैप करूं, 2 दिन बाद उसको छोड़ दूं ताकि वह इस सिटी से चली जाए। उसने बाहर की ओर देखते हुए कहा। किंजल फटाक से बोली, तो परेशानी किस बात की? उस बिच को चकवा दो। पता है कितनी जोर से थप्पड़ मारा था उसने मुझे, साथ ही इस बात का भी बदला ले सकोगे तुम। अच्छा, जो आधा अधूरा काम छोड़ा है वो रोज रात करना है, ता नहीं पता है न? वालिया हमें जिंदा छोड़ेंगे नहीं, अगर छोड़ दिया तो चैन से रहने नहीं देंगे। नमन खींचते हुए बोला, अरे मत किडनैप करो, 2 गूंगे दलाल खरीदो जो तुम्हारा नाम बोल ही न पाए, फिर भी उनको बताना कि आदित्य का काम करना है। अगर पकड़े भी गए तो तुम सेफ रहोगे। नमन कुछ देर सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। उम्मीद नहीं थी किंजल की इस बेवकूफी भरी बात से कोई अच्छा आइडिया मिल जाएगा। उसने विंडो बंद की और किंजल की ओर मुड़ा, एक उसको कमर में हाथ डालकर अपनी ओर खींचकर बोला, चलो अधूरा काम पूरा करें।